हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं एक बार फिर से विद्यागिरी के इस परिवार में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन तथा इसके कंपाउंड। ये है आपका चौथा चैप्टर, ये है चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। इस चैप्टर से उतने खास क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी हम लोग इसको करेंगे क्योंकि हम लोगों ने वादा किया है कि सारे जो सिलेबस है वो कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ते हैं। पहले यही बात आती है कि कार्बन क्या है, कार्बन है क्या। तो कार्बन एक अधातु है, जैसा हम लोग धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़े थे, है ना। तो कार्बन एक अधातु है और इसके यौगिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मतलब कार्बन से मिलकर और कौन कौन से यौगिक बनते हैं, है ना। कार्बन का यौगिक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग किसी बिल्डिंग के नीचे पढ़ रहे हैं तो वो बिल्डिंग बनी होगी सीमेंट, बालू, ईंटें, गिट्टी, है ना, और प्लस में छड़ से। तो छड़ में जो बनता है ना, उसमें कार्बन होता है, लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन एकदम जरूरी है हमारे जीवन में। अगर कार्बन नहीं है हमारे जीवन में तो फिर ये धरती भी चंद्रमा जैसा हो जाएगा, विदाउट लाइफ, यानी लाइफलेस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, फिर हम लोग सब निपट जाएंगे, कहानी खत्म, समझे। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन एक अधातु है जो पृथ्वी पर अत्यधिक पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं, इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, जैसा हमने बताया अभी। ठीक है, अब कार्बन की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं कि कार्बन की क्या क्या खूबियाँ हैं, है ना। तो पहली खूबियाँ क्या है कि इसकी संयोजकता। आप लोग बता सकते हैं कार्बन की संयोजकता क्या है, वो पहले ही लिख दिया हमने, चलो कोई नहीं। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 2 और 4। तो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाती है संयोजकता या फिर वैलेंसी। ये कब तक लागू होता है, 1 2 3 4, जब तक 4 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्यतम कक्षा में तब तक उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता भी वही होगी। और इससे जैसे आगे हुआ 5 तो हमको घटाना होता है 8 में से, है ना। 5 या 6 या 7 हो गया तो हमको 8 में से घटाना होता है, तब होती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो वो हमने बता चुका है आप लोगों को, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन तथा इसके कंपाउंड क्या है। समझ में आ गए। अब सहसंयोजक बंधन बनाता है कार्बन। कार्बन क्यों बनाता है सहसंयोजक बंधन, धातु अधातु में बताया था हमने कि सहसंयोजक बंधन अधातु में बनाती है। जनरली जो अधातु में होती है वो आपस में मिलकर सहसंयोजक बंधन बनाती है, 2 अधातु मिलकर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही लेता है। क्यों, क्योंकि कार्बन का है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 2 और 4 है। तो ये क्या कहेगा, सबसे बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी कार्बन स्टेबल हो पाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, है ना, या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यही तो कर सकता है। बट क्या है ना कि ये बीच में आकर लटक पड़ा है ना। नहीं बोलते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई बीच में लटक गए, ये वही वाला सीन है ना, कि दे या ले समझ में नहीं आ रहा, असमंजस में लटका है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि न किसी को देता है न लेता है, ये शेयर कर लेता है। ठीक है, शेयर कर लेता है किसी के साथ, इसलिए बनाता है सहसंयोजक बंधन। समझ में आ गई बात। चलिए, अब ये क्या है कि कार्बन की क्षमता होती है, कौन सी क्षमता होती है, क्षमता होती है श्रृंखला बनाने की। श्रृंखला मतलब लंबा सा चेन बनाएगा। ठीक है, जैसे ये CH4 है ना, हम देख लेते हैं लंबा सा चेन में C2H6, CH ये देखिए लंबा सा श्रृंखला दिखा, है ना, ये इतना लंबा। अगर इसमें और आगे करते हैं तो और आगे श्रृंखला बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं श्रृंखला। ये श्रृंखला बनाने के लिए श्रृंखला बनाती है, ये इसकी विशेषताएं हैं, है ना। और क्या है, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मतलब समयवयता। समयवयता क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, उसको कहते हैं समयवयता। इस घटना को कहते हैं समयवयता। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि समयवयता किसको कहते हैं। जैसे C4H10 है, इसको क्या करते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगाते हैं, 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9 1 10। एक ये स्ट्रक्चर हुआ C4H10 का, है ना। C4H10 किसको कहते हैं। और दूसरा है 1 2 3, एक इधर C, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ये देखिए एक ये स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर सही है ना, दोनों ये संरचनाएं सही है, बट आइसोमरिज्म यही कहता है कि फॉर्मूला सेम होंगे। C4H10 को ही हमने ये श्रृंखला में हमने ये दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तरीके से दिखाया, बंधन के तरीके से दिखाया है ना। बट ये क्या है कि ये और ये दोनों का देखिए संरचनाएं अलग है, मतलब इसका रासायनिक गुण अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं आइसोमरिज्म यानी समयवयता। समझ में आ गई होगी बात। अब यह एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अभी तो हमने पढ़ा समयवयी कहलाते हैं, उस घटना को कहते हैं समयवयता। अब कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होगी, है ना। जिसने भी लगाया था गलत लगाया था। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, इसका आंसर हमने पीछे लिखा था, क्योंकि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती हैं, जिससे वह तो न तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है और ना ही अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दे पाता है, क्योंकि अष्टक नियम पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसको सहसंयोजक बंधन बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह सहसंयोजक बंधन बना लेता है, खत्म। हाँ, अब ये है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन के अपरूप, मतलब कार्बन वो है जिसमें जो मतलब हमारे हम लोग डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं वैसा कार्बन है ना। कार्बन के अपरूप, जैसे पहला है अपरूप हीरा। इसमें मुख्यतः 3 ही अपरूप हैं जो जनरली पूछते हैं, या फिर है ही अभी तक 3। हीरा, हीरा क्या है, कार्बन के एक अपरूप है, सबसे कठोर पदार्थ है। अब कुछ पढ़ लेते हैं। त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं। त्रिविमीय क्या मतलब 3D पढ़ेंगे आप लोग 11th-12th में। हर एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन से सहसंयोजक बंधन बनाता है। ऑब्वियसली बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके संयोजकता 4 है तो बंधन भी 4 बनाएंगे, ठीक है। और काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, जिससे हीरा कठोर हो जाता है। हीरा मतलब सबसे कठोर पदार्थ अगर धरती पे कोई है तो वो हीरा ही है। अब इसकी विशेषता है, ये देखिए यही है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। 3D का मतलब जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस हो 3D हो जाता है। अब विशेषताएं क्या है, कठोर पदार्थ है, ऊष्मा का अच्छा चालक है, बिजली का बहुत खराब चालक है, इससे बिजली पास नहीं होती है, करंट, ठीक है। पारदर्शी एवं चमकीला होता है, वो तो सब जानते हैं कि पारदर्शी और चमकीला होगा, तभी तो लोग हीरे की अंगूठी हार बनवाते हैं, है ना। इसलिए कांच काटने में मदद उपकरण करता है, आभूषण तो बनते ही हैं ऑब्वियसली। जब देखेंगे आप लोग किसी शीशे की दुकान पे जाएंगे तो वो एक चाकू से ऐसे शीशे को काटता है और शीशा अलग हो जाता है, कट जाता है। वो चाकू पे ना हीरे की परत चढ़ी होती है। बिना हीरा के अगर हम शीशे को काटेंगे तो शीशा काटते रह जाएंगे, कटेगा ही नहीं। कटेगा भी तो कहीं से काटेंगे, फूटेगा कहीं से, है ना। तो वहाँ पे हीरा का यूज करते हैं हम लोग। ग्रेफाइट, जैसे पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है, ये भी एक एलोट्रॉप्स है ना कार्बन के। इसकी संरचना ये होती है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो फोर्सेस हैं इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है, मतलब कि इन दोनों के बीच जो बंधन है वो बंधन कमजोर होती है, जिसमें ये फिसलती है, यानी फिसलन आ जाता है इसमें। और कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा षटकोणीय 6 कोण वाला बंधन बनाता है इसमें, ठीक है। जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कोण वाला है ना, तो षटकोणीय। हर कार्बन 3 कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। हर एक कार्बन, जैसे देखिए ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये अगर इस कार्बन को हम लोग अगर फोकस करते हैं तो ये कार्बन 1 2 3 आपस में 3 कार्बन से मिलकर जुड़ा हुआ है ना। और चौथा इलेक्ट्रॉन से मुक्त होता है, जो कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु तक गमन कर सकता है, जिसके फलस्वरूप ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का सुचालक हो जाता है ना। जैसे ये 3 हुआ, अब ये क्या है चौथा, ये क्या बेचारा इधर से उधर घूमेगा, इधर से इधर घूमेगा, तो जिससे क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे ग्रेफाइट में, जिससे ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसकी विशेषताएं हैं, विद्युत का सुचालक होगा, मुलायम है, चिकना है, ठीक है। ये पेंसिल का यूज होता है, पेंसिल में इलेक्ट्रोड बनाने में, लुब्रिकेंट के रूप में। लुब्रिकेंट मतलब जहाँ भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब कि आत्मघाती चीज़ें होती है, किसी भी रिएक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। अब फ्लोरीन, ये भी एक लास्ट है हमारा तीसरा, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप, ठीक है। इसकी संरचना होती है फुटबॉल जैसा। फुटबॉल खेले आप लोग, यही है वो फुटबॉल, है ना। कार्बन की संरचना कार्बन की इस तरह से अरेंज है कि फुटबॉल जैसा बनता है। इसमें 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन मिलकर बनाते हैं बंक मिनिस्टर फ्लोरीन। इसका नाम बंक मिनिस्टर फ्लोरीन है या फ्लोरीन कह लें, दोनों बात सही है। अब ये बिजली का चालक होता है, आधुनिक वैज्ञानिक इनका उपयोग करते हैं अभी। अब नैनो टेक्नोलॉजी में इसका बहुत उपयोग होता है, सुपर कंडक्टर, है ना, सुपर कंडक्टर में इसका बहुत उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अब महत्वपूर्ण है। क्या है, कार्बन के प्रमुख यौगिक, है ना। अब कार्बन के पढ़ेंगे कि कितने यौगिक हैं, कौन कौन से यौगिक हैं, कैसे उसको हम लोग वर्गीकरण करेंगे, है ना, कैसे समझेंगे, क्या नाम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कार्बन का प्रमुख यौगिक। पहले देख लेते हैं कि प्रमुख यौगिक है कौन कौन से, उसके बाद उनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं।
वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन, पहला तो यही है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे सर, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये है क्या, होता क्या है ना। तो वो सब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आखिर होता क्या है। हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से जो भी बंधन बनते हैं, जो भी कंपाउंड बनते हैं, जो भी यौगिक बनते हैं, उनको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेक्टेन, जो भी है वो सारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अब जैसे एल्केन भी है, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे एक तरह के हाइड्रोकार्बन ही है। अल्कोहल, अल्कोहल जिसमें OH समूह हो वो अल्कोहल कहलाता है, जैसे ये एथेनॉल है। ठीक है। वैसे ही एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह हो वो एल्डिहाइड कहलाता है, जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। कीटोन, ये जिसमें CO समूह होता है ना, जैसे ये प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन। मेथेन, एथेन, प्रोपेनोन, मतलब 3 कार्बन तो प्रोपेनोन, प्रोपेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, तो ये एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसी को एसिटिक अम्ल भी बोल देते हैं, सिरका में पाया जाता है। एस्टर, ये होता है मिथाइल एसीटेट, CH3COOCH3। ठीक है। ये जैसी फलों जैसी सुगंध देती है, ये फलों जैसी। ठीक है। साबुन और डिटर्जेंट, ये भी कार्बन के ही अंदर आता है। और सुगंधित हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक या फिर बंद श्रृंखला वाले यौगिक, इसी को बोल देते हैं सुगंधित हाइड्रोकार्बन। ये सुगंधित हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जो बंद होता है, जैसे बेंजीन C6H6। अब C6H6 बंद कैसे है सर, बंद ऐसे है, देखिए ये C 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे ऊपर, जैसे कि ओह गलती हमने लिख दिया क्या, आप लोगों को दिख रहा है। 1 सेकेंड रुक जाइए, फिर से बनाते हैं हम, है ना। यहाँ बना देते हैं, जैसे कि C6H6 है, तो ये C 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब क्या होता है कि इसके साथ जुड़ता है H, बनाएगा डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ जुड़ता है H, ये रहेगा सिंगल बॉन्ड, फिर इसके साथ बनाता है H, फिर इसके साथ H, इसके साथ H, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ H। अब देखिए हर कार्बन का हो गए 4 बंधन, हर कार्बन से हो गए 4 बंधन, 1 2 3 4 बंधन, मतलब कार्बन का हो गया ऑक्टेट रूल पूरा। ठीक है। बट हाइड्रोजन का भी हो गया। अब देखिए ये बंद श्रृंखला नहीं है, टोटल बंद नहीं है पूरा ये। हाँ, तो इसी को बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, जो क्या होते हैं सुगंधित हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एक तरीके से। ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन की हमने टोटल समराइज कर दिया है। ठीक है। कैसे उसका वर्गीकरण हुआ। पहले तो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन जहाँ भी दिख जाए वो हाइड्रोकार्बन है, बस सिंपल सी बात है। अब संरचना के आधार पर हमने उसको 2 भाग में बांट दिया। पहला है खुली श्रृंखला वाले, दूसरा है बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले कौन से आएंगे, खुली श्रृंखला वाले में भी 2 टाइप के बांट दिया। खुली श्रृंखला वाले में आएगा वैसा जैसे कि हमने लिखा था C2H6 था ना, तो कैसे लिखे थे C 1 2 3, है ना, 1 2 3, ये खुली श्रृंखला वाले हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, इस तरीके के यौगिक को खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक ये और बंद श्रृंखला वाले यौगिक बेंजीन, जैसे हमने बताया। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक को फिर से 2 भाग में बांट दिया जाता है बंधन के आधार पे, मतलब उसमें बंधन कैसा है बंधन। ठीक है। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बंधन है, द्वि बंधन है, द्विक बंधन है या त्रिक बंधन है, उस हिसाब से। तो अगर जिसमें एकल बंधन होता है उसको कह देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जैसे आता है एल्केन, इसी में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल हम देना चाहें तो मेथेन दे सकते हैं, इथेन दे सकते हैं, C2H6 एथेन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होते हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेंगे। डबल मतलब द्विक बंधन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है द्विक बंधन, और द्विक बंधन से ऊपर जितने भी हो, द्विक बंधन, त्रिक बंधन, 4 बंधन जो भी है, ये सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। ठीक है। जैसे एल्कीन है तो इसमें आ जाता है मेथीन या एथीन, है ना। एल्काइन है तो एल्काइन, एथाइन, ये सारे आ जाते हैं। अब है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, वो यौगिक जो बंद रहते हैं। जैसे हमने अभी बताया था एग्जाम्पल में, क्या था हमारा बेंजीन C6H6 था ना, C6H6 ये था बेंजीन, जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक है। ठीक है। और ये क्या है सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी कहिए या बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहिए, दोनों का मतलब सेम ही है।
समझ में आ गई बात। तो ये एक तरीके का हमने वर्गीकरण है, ये मतलब बांट दिया है यौगिकों को। अब एक पर एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो बंद श्रृंखला वाला हो। जैसे एग्जांपल दिया था हमने बेंजीन C6H6 का, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। जहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एक एक करके देखते हैं सबका। जैसे संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था, कैसा? खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला वाला। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो परमाणु से सीधे या शाखायुक्त श्रृंखला बनाते हैं, सीधे या शाखायुक्त। जैसे अब अभी C3H8 कहाँ बना देते हैं आपका संरचना। जैसे C3 है 1 2 3, H8 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन हो गए। अब सारे में देखिए आप सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बंधन है। ये एकल बंधन है, सारा एकल बंधन है ना। एकल बंधन है तो यानी क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर भी आएंगे, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे, बट ये समझ लीजिए अभी स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा हाँ, एक याद आई कि इसमें अगर कोई पूछ ले कि कितने सहसंयोजक बंधन है ना, कितने सहसंयोजक बंधन है इस प्रोपेन में, तो सहसंयोजक बंधन कैसे गिनेंगे? ठीक है, सहसंयोजक बंधन कितने हैं इसमें बताइए आप लोग, कितने बंधन है इसमें? डायरेक्ट लिख देते हैं बंधन। कितने सहसंयोजक बंधन है? अब गिनिए ना कितने इसने बंधन बनाए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है सहसंयोजक बंधन। खत्म, इतना इजी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, यानी जो क्लोज हो, मतलब बंद हो। इसी को बोल देते हैं हम लोग सुगंधित यौगिक, सुगंधित हाइड्रोकार्बन। सुगंधित हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन C6H6, ठीक है। आगे चलते हैं। हम बंधन के आधार पर, मतलब बंधन कैसा है उस आधार पर हमने हाइड्रोकार्बन्स को बांट दिया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और दूसरा असंतृप्त पढ़ेंगे। अभी संतृप्त वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंधन हो। एकल मतलब सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है ना, CC सिंगल बॉन्ड होता है, वह हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन, एल्केन आता है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछता है फॉर्मूला, है ना, CnH2n+2। अब जैसे कि अगर आप भूल गए कि CnH2n+2 क्या है ना, तो कैसे बताएंगे? जैसे कि आप लोगों को अगर याद है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला तो याद ही होगा, CH4 होता है। इसमें C1 है, H4 है, कैसे आएगा 4? तो ऐसे कर लेंगे CnH2n+2। इसमें n की जगह 1 डालकर देख लीजिए, n की जगह 1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 + 2 4, यानी C1H4। वैसे ही अगर इथेन का याद है आप लोगों को, इथेन का क्या होता है? C2H6 होता है। तो n की जगह पे 2 डाल के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? C2H2 4 +2 यानी C2H6। ये हमने याद रखने का तरीका बताया आप लोगों को। समझ में आई? अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कमेंट में फेंक के मारिएगा, ठीक है। चलिए अब ये कुछ देख लेते हैं उदाहरण। जैसे कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जहाँ भी मेथ वर्ड लिखेगा वहाँ पर 1 कार्बन होंगे, फिक्स है एकदम, है ना। जहाँ भी इथेन दिखेगा, इथ दिखेगा 2 कार्बन होंगे, प्रोप दिखेगा 3 कार्बन होंगे, ब्यूट दिखेगा 4 कार्बन होंगे, पेंट दिखेगा 5 कार्बन होंगे, एकदम फिक्स है, कंपलसरी है ना। जैसे ही हेक्स दिखेगा 6 कार्बन होंगे, हेप्टा दिखेगा 7 कार्बन होंगे, ऑक्टा दिखेगा 8 कार्बन होंगे। तो ये सारे एकदम फिक्स पैटर्न होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, क्या है? CnH2n+2। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वही है, एक ही है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, वो है एल्केन, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। अब सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मतलब सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? जो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? संतृप्त यानी मीथेन। इथेन का आणविक सूत्र ये है, तो इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? आप लोग बता सकते हैं क्या है? तो इसमें जैसे कि हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C2H6 है, H6 है ना, H6 3 हो गए, 4 5 ये 6 H6। बताइए इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? इसमें कितने बंधन है? एक बंधन, कलर चेंज कर लेते हैं, दिखिएगा, ये एक बंधन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, टोटल 7 बंधन है। तो ये आंसर हो जाएगा 7। समझ में आई? बढ़िया। अब क्या है? ये मतलब
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए हमने इसको अलग में रखा है, नोट में रखा है। ठीक है, एल्किल समूह, एल्किल को हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे क्रियाशील मूलक के आधार पर वर्गीकरण, तो उसमें आर का जिक्र होगा, तो इसको पहले ही निपटा लेते हैं। समूह का सूत्र होता है CnH2n+1। ये बहुत कम पूछा जाता है, बस आप लोग देख लीजिए एक बार, ध्यान रहेगा, बढ़िया रहेगा। एल्किल समूह संतृप्त होते तो हैं, लेकिन वे स्वयं संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। मतलब ये उसमें भी है, इसमें भी है, नहीं बोल रहे ना, दाल का भी है, भात का भी है, दोनों का है। अणु नहीं होंगे, क्योंकि एल्किल समूह पूर्ण अणु नहीं है, इसके पास एक खाली बंधन होता है। ठीक है, इसका जनरली फार्मूला जो होता है ना, यही है CnH2n+1, यानी एक बंधन जो होगा ना वो फ्री होगा, किसी के साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं CH3 1 है ना, इसको अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो C में H 3 गो है, 1 2 3, बट एक तो खाली रह गया ना, एक तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग R मतलब एल्काइल ग्रुप से ये बिलोंग करता है, मतलब एल्किल ग्रुप से ये बिलोंग करता है। ठीक है, वैसे ही इसमें है, देखिए C2H5 है, C2H5 3 4 5। अब देखिए ये कार्बन तो 3 ही बंधन बनाया, चौथा बंधन है ही नहीं, तो ये इसका तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं होगा, यानी कि ये अकेला रह जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये ना तो संतृप्त में आता है, ना ही असंतृप्त में आता है। ठीक है, ये बीच में रह जाता है, बंधन के बीच में, मतलब बाउंड्री के बीच में रह जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब आया हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कौन कौन से बंधन आएंगे? जो द्विक बंधन हो और त्रिक बंधन हो, वो सारे इसमें आ जाएंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक दोहरा बंध या तिहरा बंध पाया जाता है, उस कार्बनिक यौगिक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसका उदाहरण में आता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का आप लोगों से सामान्य सूत्र पूछता है, इसका क्या है? CnH2n। जैसे इसका उदाहरण आएगा एथीन यानी C2H6। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा एकदम सिंपल है, जैसे C2 है तो C2 को बना देंगे, इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। क्यों डबल बॉन्ड आएगा अभी बताएंगे क्यों आएगा, देखिए एक सेकेंड। और C2H6 है ना, तो C2H4 होगा, सॉरी C2H4। ठीक है, यहाँ पे गलती लिख दिया हमने, C2H4 एथीन होगा, ये तो इथेन हो गया है ना, तो C2H4 ये हो गए 4। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर C2H4 यानी एथीन का फॉर्मूला का, एथीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें पूछ लिया कि बताइए कितने सहसंयोजक बंधन है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है आप लोग बता सकते हैं काउंट करके? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 सहसंयोजक बंधन है उसमें। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अपना, और एक प्रोपीन रह गया। प्रोपीन को कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, C 3 ठो है, 3 ठो मिला देंगे। उसके बाद क्या है? H 6 है, 1 2, इसमें 2 नहीं मिलाते हैं, 2 एक साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 3 4 5 6। ये है प्रोपीन का फॉर्मूला। इसमें देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है काउंट करिए? 1 2 2 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाला जो एल्केन का था वो भी याद रखिएगा। जैसे एल्केन का क्या था बता ही देते हैं यहीं पे, क्या था एल्केन का? CnH2n+2 एल्केन, ये एल्केन का फॉर्मूला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है एल्काइन। एल्काइन क्या है? तिहरा बंध होता है इसमें, तिहरा बंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जैसे इसमें एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन को क्या लिखेंगे? C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, H2 है, मतलब एक H इधर एक H इधर, देखिए पूरा हो गया ना। ठीक है, तो ये एक एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, और इसको एल्काइन भी बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या है एल्काइन का? CnH2n-2। अच्छा, एक आप लोगों के लिए नोट है। नोट क्या है एक बार देख लीजिए। जैसे अगर बोल दे मीथेन, एन है ना, एन दिख जाए, एन प्रोनाउंस करने में आ जाए, उसमें समझ जाइएगा कि एकल बंध है। क्या है? एकल बंधन है। समझ में आई? एकल बंधन होगा, उसमें सारे में एकल बंधन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जरूरी एकल बंध ही होगा। अब दूसरे में आ जाए इन, आ जाए देखने को इन, है ना, जैसे कि एथीन, एथीन, मेथीन, तो उसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड, उसमें आ जाएगा द्विक बंधन। ठीक है, द्विक बंधन। ठीक है, या फिर अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसका आ जाता है ENE एथीन, इसका आ जाता है ANEN, इसका आ जाता है YNE, जैसे कि आइन, है ना,
आइन, या फिर जैसे कि एल्काइन है ना, मिथाइन, प्रोपाइन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा त्रिक बंधन। त्रिक बंधन मतलब 3 बंधन होंगे इसमें। बात समझ में आ गई, किसके किसके बीच में बंधन होंगे 3, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंधन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंधन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 1 बंधन। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं मिथेन, ठीक है, मिथेन। तो मिथेन का क्या होगा, CH4 फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होगा, एक एक बंधन होंगे सारे, ठीक है, सिंगल बंध, एकल बंध होंगे। अच्छा, इसका अगर एग्जांपल देते हैं मेथीन, मेथीन होता है तो इसमें एक डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे तो जैसे देखिए डबल बॉन्ड क्या ही होंगे मेथीन में, मेथीन तो सिंपल एक ही कार्बन होता है, तो मेथीन का इसमें नहीं आता है, इसमें आता है एथीन, ठीक है, क्या आता है, एथीन, ठीक है। एथीन का क्या होता है, C2H4, तो इसमें आते हैं डबल बॉन्ड, जैसे CCH, तो इस तरीके से आप नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आएगी बात। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त कौन है, असंतृप्त वही है जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं बनता, यानी द्विक बंधन और त्रिक बंधन बनते हैं। तो इसमें आप पता कीजिए किसमें द्विक बंधन और त्रिक बंधन बनते हैं। अब बताइए जरा, ये C2H6 है, यानी C2 है, H6 है, 3 4 5 6, ये तो नहीं है ना, तो ये तो संतृप्त है, असंतृप्त है ही नहीं। ये देखिए C2H4, इसका कैसे बनता है, C2 है, H4 है, 2 हो गए, 3 4, कार्बन तो अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगेगा। तो ये क्या है कि ये हो गए असंतृप्त। तो आंसर हमारा कौन है, गेस करिए जरा, आंसर कौन है हम लोगों का, आंसर है हमारा ये, ठीक है, C2H4 जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब है एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, आप लोग इसका गेस करके सही उत्तर देंगे कमेंट में, मैं उसको पिन करूँगा, ठीक है। आगे क्या है, ओए हट, मक्खी परेशान कर रहा है ना, आप लोग तो रजाई में बैठे होंगे, मक्खी क्या ही परेशान करेगा, ठीक है। CnH2n, ये किसका सामान्य सूत्र है, आप लोग बताएंगे जरा, नहीं पता है तो एक बार रख के देख लीजिए। n की जगह पे ना 2 रखिए, 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2H4, C2 मतलब इथेन का है, H4 है, इसका मतलब है इसमें डबल बॉन्ड होगा, है ना, डबल बॉन्ड होगा तभी तो H4 है ना। तो ये कौन सा है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब एथीन, एल्कीन का फार्मूला है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है, एल्काइन कौन सा है बताइए, एसिटिलीन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है, इसका फार्मूला होता है C2H2, ठीक है। इसका कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, C ट्रिपल बॉन्ड, एक इधर H एक इधर H, ये होता है एसिटिलीन, एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। अब है लास्ट, यह है क्रियाशील मूलक के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्रियाशील मूलक के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे वो। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसको क्रियाशील मूलक कहते हैं। जैसे क्रियाशील मूलक, इसमें क्रियाशील मूलक कौन है, गेस करिए जरा, इसमें C2H5 ये अलग है, OH एक अलग है, इसमें एक बंधन बच रहा है और इसमें एक बंधन बच रहा है। तो ये जो OH है ये है क्रियाशील मूलक। क्या है, क्रियाशील मूलक बोलिए या फिर समूह बोलिए, ठीक है, क्रियाशील समूह, ठीक है, समूह, क्रियाशील समूह। तो ये OH जो है ये क्रियाशील समूह है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस यौगिक का रासायनिक गुण क्या है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्रियाशील समूह है, उसके कुछ जो भी टर्म्स हैं ये हैं, इसको आप याद रखना होगा। जैसे अल्कोहल, किसी भी यौगिक में अगर OH दिख जाए, एक साथ OH दिख जाए और उसमें नाम भी वैसा ही होगा तो वो हो जाएंगे अल्कोहल, उसमें क्रियाशील समूह होंगे अल्कोहल। जैसे किसी भी समूह में O दिख जाए, डबल बॉन्ड से O, तो ये ईथर होगा। जैसे कार्बोनिल हो या कीटोन हो, उसके साथ लगता है CO कीटोन, CO जोड़िए जरा, लय जुड़ता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO एल्डिहाइड, ऐसे 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH है ना। जैसे कि हम लोग एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक टाइप का कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। एस्टर क्या है, COOR, देखो आया ना, R क्या है, R है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह,
एमीन, एमीन का होता है NH2। ये इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये याद करिएगा, इसमें से आते हैं क्वेश्चन, कुछ लाया भी हूँ मैं। देखिए, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये है CO। CO को क्या बोलेंगे? कीटोन। कीटोन नहीं है तो कार्बोनिल, ठीक है। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का क्रियाशील समूह क्या है? नोन। ओन, कीटोन, ओन है ना, प्रोपेनोन में ओन आया ना, ये कीटोन का है। कीटोन का कौन सा होता है? CO, कीटोन, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, एथेनॉल में क्या आ रहा है? अल्कोहल, ऑल, ऑल आ रहा है ना, यानी अल्कोहल होगा, OH। अब निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CHO, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है क्या? एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड आंसर होगा CHO। एथिल अल्कोहल IUPAC का नाम है। एथिल अल्कोहल को बोल देते हैं हम लोग एथेनॉल, है ना। एथिल अल्कोहल, एथिल के साथ अल्कोहल जुड़ गया यानी OH जुड़ गया, ये हो गया एथेनॉल, यानी C2H5OH। इसका फॉर्मूला है एथेनॉल का, इसको बोल देते हैं एथिल अल्कोहल। ये है हमारा लास्ट टॉपिक, ये है साबुन और अपमार्जक, ठीक है। ये भी एक तरह के कार्बन के ही यौगिक हैं, साबुन और अपमार्जक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आते हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 नंबर में, 5 नंबर में, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि साबुन क्या है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, है ना, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, तो वो देखते हैं इसमें। पहले तो देखते हैं साबुन है क्या, बनता कैसे है। साबुन बनाने की विधि को बोलते हैं साबुनीकरण, स्पोनिफिकेशन। वह जब वनस्पति यानी वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग खाते पीते हैं उस ऑयल को, या फिर फैट, फैट यानी कोई सा भी फैट हो सकता है, किसी जानवर का फैट, किसी आदमी का फैट, उस फैट को क्या करते हैं, किसी क्षार NaOH या KOH के विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन या ग्लिसरीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वेजिटेबल ऑयल है या कोई फैट है, इसके साथ क्षार NaOH मिला दिया तो बन गया हमारा ग्लिसरॉल, ये है हमारा साबुनीकरण। समझ में आएगा सिंपल भाषा में। अब देखते हैं डिटर्जेंट, अपमार्जक। जो आप साबुन यूज करते हैं ना, वही साबुन हमने बनाया है। अब डिटर्जेंट जो आप कपड़े धोएंगे, डिटर्जेंट सर्फ लगा के, ये वही है। देखते हैं कैसे बनता है। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किल बेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फोनिक अम्ल बनता है। इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। ये सल्फोनिक अम्ल बना। अब सल्फोनिक अम्ल को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाया जाता है, जिससे सोडियम एल्किल बेंजीन बनता है। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बनता है, जिसे हम अपमार्जक कहते हैं। ये एक तरीके का अपमार्जक है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्किल बेंजीन को ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर हम ये डिटर्जेंट बनाएं। कोई होगा जैसे कि व्हील वाला ये फार्मूला यूज कर रहा है, तो घड़ी वाला कोई और फार्मूला यूज कर रहा होगा, है ना, सर्फ एक्सेल वाला कोई और फार्मूला यूज कर रहा होगा। तो कुल मिला के इस तरीके से बनता है डिटर्जेंट, जिसका आप लोग यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब अंतर क्या है दोनों में, है ना। पहला है साबुन। साबुन में क्या होता है, ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण है ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये उच्च अल्कोहल या हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट के उल्टा के सोडियम लवण ही है। अब क्या है, ये कठोर जल में आसानी से झाग नहीं बना पाता, कठोर जल में हम इसका यूज नहीं कर पाते, ये कठोर जल में भी आसानी से झाग बना पाता है, ठीक है। अब क्या है, जैव अभिग्राही, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। साबुन लगाना पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और ये हानिकारक है पर्यावरण के लिए, ये हानिकारक है पर्यावरण के लिए, ठीक है। मक्खी तो आज परेशान कर ही दिया पूरा, मेरे बदले यही पढ़ा रहा है आप लोगों को, मज़ा आ रहा है मक्खी से पढ़ने में। चलिए कोई ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब तभी आप लोग देखते होंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे वो क्या कहते थे, नदी में नहाते थे। तो नदी में नहाते थे ना, तो वो लोग कभी साबुन या सर्फ का यूज नहीं करते थे कपड़े धोने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हानिकारक है। जैसे अगर कपड़े साबुन या फिर कोई भी चीज़ डिटर्जेंट या साबुन, अगर साबुन लगाकर आप नहा रहे हैं नदी में, तो जो उसमें मछली जो उसमें मछलियाँ रहती हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो वो मर जाएंगे उनसे, ठीक है, उसमें हानिकारक होता है। इसलिए ये डिटर्जेंट का यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, जनरली। अब क्या है, इसका उपयोग साधारण जल में स्नान करने कपड़े धोने के लिए करते हैं। इसका उपयोग कठोर जल में वाले क्षेत्र में भी कर सकते हैं, बट इसका केवल किसमें, साधारण जल वाले एरिया में इसका उपयोग होगा। इसका कठोर में भी, साधारण में भी, कहीं भी कर लीजिए उसका। ये बनाने में महंगा पड़ता है, ठीक है, बट कहीं कहीं यूज हो रहा है। ये बनाने में सस्ता पड़ता है ना। तो देखिए यही डिफरेंसेस थे, आपको ये लिख के आने हैं अगर पूछे डिफरेंसेस तो, अंतर।
ये देखिए डाल्डा, डाल्डा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त होते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं डाल्डा में। अब ये है एक क्वेश्चन जो 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछा है। अपमार्जक ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया? अपमार्जक यानी डिटर्जेंट सोप का स्थान, साबुन का स्थान क्यों ले लिया? अभी हमने जैसे अंतर में देखा, अंतर में था कि अपमार्जक जो है साबुन से सस्ता पड़ता है, प्लस में अपमार्जक क्या है, अपमार्जक ये कठोर जल में भी आसानी से झाग बना लेता है कठोर जल में, बट साबुन क्या करता है, नहीं बना पाता। ये 2 कारण लिख देंगे, 2 नंबर के लिए 2 कारण बहुत ज़रूरी हैं, बट आप थोड़ा अपने से आंसर बनाकर लिख देंगे, ठीक है। चलिए यही होता है हमारा क्लास ख़त्म, कार्बन और उसकी कंपाउंड ख़त्म। हम लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री पूरा लगभग पढ़ चुका है। एक लास्ट चैप्टर बचता है हमारा पर्यावरण के बारे में, ठीक है। तो उसको चैप्टर को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर देखते हैं कैसे करना है, समझ में आए। चलिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।